वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने पहला सेट जो है सो अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आज और समझा भी दूंगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन है सेट 2 आप लोग को बता दिए पहले कि यहाँ जो रहेगा वो 1.5 घंटा समय जो रहेगा और 40 अंक का। और सारा चीज़ तो मैं बता सभी सारा प्रश्न करना आपको अनिवार्य है और सबके लिए 4 अंक देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो यहाँ देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों कि आर बराबर एफ बट्टा 2, एफ बराबर आर बट्टा 2 और यहाँ पे ये पहले सेट पे हम लोग कर चुके हैं। तो आर बराबर एफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा एफ बराबर आर बट्टा 2 यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे दूसरा देखते हैं प्रकाश परावर्तन के कितने नियम। तो उसमें भी सेट 1 में भी दे रखा था, ये BBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, यानी परावर्तन और अपवर्तन का भी 2 नियम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण बना जो प्रतिबिंब बनता है हमें जो समतल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। यहाँ ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वाहन के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि वाहन जो हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं, जो गाड़ी आती है जाती है, जो पीछे देखने के लिए दर्पण लगा रहता है साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन कभी कभी पूछा था कि साइड मिरर तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, प्रावालीय दर्पण, तो इसमें से आंसर जो होगा वो उत्तल दर्पण होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कि जल आर पार तो दिखबे करेगा हल्का हल्का, कांच दिखेगा, प्लास्टिक दिखेगा, लेकिन मिट्टी जो है अगर ये बिल्कुल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए। आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा सीधा होता है। जो प्रकाश परावर्तन में समतल दर्पण में कैसा होता है, काल्पनिक, और वो सीधा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर यानी f बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो r का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर क्या होता, अभी ऊपर में किए थे क्या, बराबर फार्मूला r बट्टा 2। तो यहाँ पे जो दे रखा है तो यहाँ पे 12, ठीक है, और यहाँ पे r बराबर 2 बट्टा, तो ये इधर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 24। तो यहाँ जो आंसर होगा 24 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया। वाहन के अग्र माने हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी हेडलाइट और अग्रदीप भी पूछ लिया तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ये अवतल दर्पण होगा। चलिए कि यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा 9 का। अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के सामने, इसका जो आंसर होगा वो होगा आभासी व सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ये, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि 10 नंबर डायोप्टर का मात्रक क्या। तो डायोप्टर का जो मात्रक है वो सी होगा, लेंस का शक्ति का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला था P बराबर 1/f, मैंने पहला में भी बताया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायोप्टर यानी कि 2D दे रखा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे P बराबर 1/f है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1/f। तो ये f इधर चल जाएगा, 2f हो जाएगा बराबर में 1 और यहाँ f बराबर इसका जस्ट उल्टा यानी कि 0.5। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर में तो इसको गुना करने पर आ जाएगा 50। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग देखिए ऑप्शन दे रखा आइरिस, पुतली, कार्निया, पारितारिका। तो आंसर जो होगा आइरिस होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहते हैं। वहाँ ऑप्शन दे रखा कार्निया, पारितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो यहाँ जो आंसर होगा दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही। इसमें जो समीकरण दे रखा है तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे जो हो रहा है वो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा Na2 है लेकिन यहाँ Na1 ही है सोडियम, और यहाँ पे देखिए Al4, यहाँ 2 4 है लेकिन 2 2 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए कॉपर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन एक है। जिंक 1 है, और कॉपर भी 1 और कॉपर भी 1 है, SO4, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन, उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का योग होना, तथा अपचयन का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे Cu यानी कॉपर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो अपचयन और उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो विकृत गंधिता यानी कौन सी अभिक्रिया के कारण विकृत गंधिता होती है? तो यहाँ आंसर देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर दे रखा है कि उपचयन, अपचयन और विस्थापन, और विस्थापन, और यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया, डबल विस्थापन, तो इनमें से दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ विकृत गंधिता क्या विक्रिया कारण होता था? तो यहाँ पे हो जाएगा उपचयन। तो चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो इनमें से कौन सा अभिक्रिया होती है? तो इसमें से निकलती यानी कि उष्मा का क्षेपण हो रहा है, तो उष्मा का क्षेपी, ये ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला धूसर हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि Fe और ये कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि FeSO4 प्लस Cu को अकेला छोड़ेगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि हल्दी लिटमस, तो यहाँ पे देखिए लिटमस दे रखा है, तो लिटमस जो है सो प्राकृतिक सूचक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि HCl, ये और ये तीनों जो है सो यमल है, और यहाँ पे देखिए चीनी C6H12 और O6, तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सी नंबर CuSO4.5H2O। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग होता है? तो अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 का प्रयोग होता है। जल के अनुपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या होता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं 25 नंबर कि पदार्थ ये बराबर दे रखा है 2, B बराबर 7 और C बराबर 10 और D बराबर 14। ठीक है, यहाँ पे देख कौन सा अम्ल है? तो अम्ल क्या हो जाएगा? A बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में अभिक्रिया, तो सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर सैंडिस, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पोषण, शोषण, उत्सर्जन, संवहन, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका उत्सर्जन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस की यौगिक को टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ये। अमीबा किस प्रकार का पोषण है? तो अमीबा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन दे रखा है स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी, तो आंसर जो हो जाएगा वो प्राणी संभोज पोषण, यानी कि आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। श्वसन प्रक्रिया में पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड जल का ऊर्जा विखंडन होता है। तो यहाँ होता है कोशिका द्रव में। पौधा में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा? तो पौधों में खनिज लवण का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अवशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो अपना अस्तित्व आगे के लिए पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया अति आवश्यक है। ये देखिए चित्र बन दे रखा है। तो यहाँ पे कई क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग यानी कि खंड होके फिर पुनर्जनन, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन देगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो पुनरुदो भवन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो जो दूसरे में होगा तो परागकण होगा, और पुष्प जो है जो खुद से होगा वो स्वपरागन होगा। तो यहाँ पे दूसरे में हो रहा है तो इसलिए परागन होगा। आगे भ्रूण माँ के गर्भाशय की किस भाग में पोषण मिलता है? तो यह मिलता है प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर 1। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? एक उत्तम ऊर्जा की स्रोत की क्या विशेषता है? आगे देख सकते हैं। यहाँ पे वह तेजी से चलता है और उसमें से स्वयं आग लग जाए प्रति इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा की चाल कम से कम पवन ऊर्जा उपयोग के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त ऊर्जा यानी कि समाप्त होने वाला? तो इनमें से यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय जो आ रही है। यहाँ आंसर जो हो जाएगा बी यानी कोयला। पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश परागकण में होते हैं। तो चलिए आज का यहीं समाप्त होता है वीडियो। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे मॉडल प्रश्न आप लोग को देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए